नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोस्फेयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने CPU व कैश मेमोरी को कवर किया था। आज के वीडियो के अंदर जाने से पूर्व मैं आगामी नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो नया वर्ष है, नव वर्ष है, वो आपके लिए मंगलमय हो और नई नई सौगातें लेके आए। इसी भावनाओं के साथ अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। आपके हार्डवेयर व ICT का जो टॉपिक दिया गया है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आज अपन इनपुट व आउटपुट डिवाइसेज व सॉफ्टवेयर के बारे में सामान्य जानकारी है वो अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइसेज से। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कहने का मतलब है कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने सामान्य जानकारी आपको उपलब्ध करवाई थी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। इनपुट डिवाइसेस वे हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर इनपुट सिग्नल है वो दिया जाता है, डेटा या संदेश दिया जाता है, उसको इनपुट डिवाइसेज कहा जाता है। और इनपुट डिवाइसेज है वो पेरिफेरल डिवाइसेज के अंतर्गत आती है। पेरिफेरल डिवाइसेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनपुट व आउटपुट डिवाइसेज दोनों ही पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेज अगर आप और ऐड करते हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो उसको ऑक्सिलरी डिवाइसेज कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो इनपुट डिवाइसेज है वो पेरिफेरल डिवाइसेज के अंतर्गत आती हैं। तो आज अपन जो अध्ययन करेंगे वो इनपुट डिवाइसेज के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो कॉमन इनपुट डिवाइसेज अपन यूज में लेते हैं उनको अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइसेज के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं। इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से डिवाइसेज जिनके माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट सिग्नल दिया जाता है, इनपुट डिवाइसेज कहलाती हैं, जिनको पेरिफेरल डिवाइसेज भी कहते हैं। अब इनपुट डिवाइसेज के प्रकारों में अपन लेते हैं जिनमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। सबसे पहली जो इनपुट डिवाइस अपन लेंगे वो होगी अपनी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कुछ कमांड है वो इनपुट के रूप में कंप्यूटर के अंदर दी जाती है और उन कमांडों के आधार पे प्रोसेसिंग है वो CPU के अंदर की जाती है और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से अपने को रिजल्ट प्रदान होता है। तो कीबोर्ड है वो कमांड लाइन इंटरफेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर होते थे, जब कंप्यूटर शुरू में आया था तो जितने भी काम किए जाते थे वो कमांड लाइन इंटरफेस के माध्यम से किए जाते थे। उस समय ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब है ऐसा इंटरफेस जिसमें अपन माउस की मदद से आइकन्स, मेन्यूज और जितने भी ग्राफिकल जो मेन्यूज वगैरह हैं या चित्र हैं, चित्र को देख के क्लिक करके अपन जो कार्य करते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के तहत आता है। और जिसमें बटन्स के माध्यम से, कीज़ के माध्यम से जो काम होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस के अंतर्गत आता है। तो कीबोर्ड एक कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है।
तो कीबोर्ड के अंदर मैं कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूं। कीबोर्ड है वो कमांड लाइन इंटरफेस के पे काम करता है। अगर अगर मैं इसका चित्र भी बनाऊं तो कीबोर्ड का जो चित्र है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अलग अलग कीज इसके अंदर पाई जाती हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ही अपन हर एक डिवाइसेस का करेंगे, ज़्यादा डीप में हम इसमें नहीं जाएंगे। जितना आपके सिलेबस में उतना अपन इसमें से पढ़ेंगे। दूसरा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर 101 से लेकर 106 कीज होती हैं। अलग अलग कीबोर्ड हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। तो 101 से 106 कीज उपलब्ध रहती है। मेनली जो कीज उपलब्ध होती हैं वो 104 कीज होती हैं यूएस कीबोर्ड के नाम से जो आता है उसके अंदर। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स हैं उनमें 105 कीज होती हैं। वैसे 101 से 106 तक कीज मिलती हैं। अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड आते हैं तो उसमें 101 से 106 की होती हैं। 105 जो कीज होती हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब है कि और पूरी दुनिया में यूएस कीबोर्ड के अलावा जितने भी कीबोर्ड चलते हैं उनमें 105 कीज होती हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार की कीज होती हैं। जैसे आपको पता होगा अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, एडजस्टमेंट कीज होती हैं, फंक्शनल कीज होती हैं, मॉडिफायर कीज होती हैं। तो वो अलग अलग कीज इसके अंदर अवेलेबल रहती हैं। जैसे अल्फ़ाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, एडजस्टमेंट कीज, एडजस्टमेंट एंड मॉडिफायर कीज, अल्फ़ाबेट कीज में अपन देखें तो A to Z, न्यूमेरिक कीज के अंदर देखें तो 0 to 9 जो कीज होती हैं। ऐसे एडजस्टमेंट और मॉडिफायर कीज देखें तो कंट्रोल है, एल्ट है, शिफ्ट है, ये जो सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी कीज होती हैं वो इसका उदाहरण है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कमांड देने के काम आता है और कमांड देकर अपन कंप्यूटर से कोई भी कार्य है वो संपन्न करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कमांड। जैसी कमांड अपन देंगे वैसा आउटपुट अपने को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से नज़र आता है, उसे कीबोर्ड कहते हैं। और मेनली जो कीबोर्ड है उसका यूज़ कमांड लाइन इंटरफेस के तहत किया जाता है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करती है। तो कीबोर्ड है वो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है। जैसे कि शुरुआत के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो सारे कमांड लाइन इंटरफेस पे बेस्ड थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड नहीं थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरी अपन डिवाइस लेते हैं जिसका नाम है माउस। दूसरी अपनी जो डिवाइस आती है वो है माउस। माउस के अंतर्गत माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और माउस का उपयोग है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए किया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जैसे मैंने अभी भी बताया था कि आइकन्स के ऊपर, मेन्यूज़ के ऊपर छोटे छोटे जो चित्र बने हुए होते हैं, ग्राफिक्स बनी हुई होती है, उन पर क्लिक कर करके और अपन कार्य कर सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का फ़ायदा ये है कि अपन अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं है तो वो भी आराम से चित्र को देख देख के और कंप्यूटर के ऊपर कार्य कर सकता है। नॉर्मल जो पढ़ा हुआ आदमी है वो तो नॉर्मली कमांड लाइन इंटरफेस के माध्यम से भी कार्य कर सकता है, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि बहुत सारी कमांडें आपको याद रखनी पड़ती है। लेकिन जो
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसमें आप चित्र देख देख के उस चित्र के ऊपर आप जाते हैं और माउस ड्रैग करते हैं तो वहाँ पे पता लग जाता है कि ये चीज़ किस काम आती है, या फिर उस आइकन से ही आइडिया लग जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जो आइकन दिया हुआ है वो कौन से कार्य को करने के लिए दिया हुआ है। तो दूसरा है माउस। तो इसमें अपन कुछ विशेषताएं माउस की देख लेते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पहली विशेषता। माउस का उपयोग GUI अप्रोच के लिए किया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए किया जाता है। इसमें कम पढ़े लिखे या अनपढ़ व्यक्ति भी इसकी मदद से कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। माउस का जो चित्र होता है वो आपने देखा होगा, इस तरह से होता है, 1 और 2, इसको राइट क्लिक कहते हैं। इधर वाले को नॉर्मल क्लिक कहा जाता है। और 3 क्लिक बेसिकली इसके अंदर होते हैं। अब राइट क्लिक और नॉर्मल क्लिक ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के ऊपर भी निर्भर करता है। आप राइट क्लिक से भी लेफ्ट क्लिक वाला काम करवा सकते हो, लेफ्ट क्लिक से भी राइट क्लिक वाला कार्य करवा सकते हो। इसके अंदर एक ट्रैक बॉल लगी हुई होती है जो कि माउस की जो दिशा है उसको नियंत्रित करती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं माउस की। और एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से इनपुट सिग्नल है वो कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि माउस का उपयोग GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए किया जाता है। एक विशेषता मैं और ऐड कर देता हूं। आधुनिक युग में टच स्क्रीन ने माउस टच स्क्रीन व टच पैड ने माउस का स्थान ले लिया है। टच पैड जो पाया जाता है वो लैपटॉप्स में होता है। माउस का स्थान लिया है। आज भी माउस का उपयोग किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन माउस को कहीं ना कहीं कुछ हद तक टच पैड और टच स्क्रीन ने रिप्लेस ज़रूर किया है। तो ये हुआ आपका माउस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। केवल बेसिक जानकारी जो आपके सिलेबस के आधार पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच, इस तरह का सिलेबस आपके है। तो सिस्टम अप्रोच में मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह जो आपको बताई वो सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आती है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरीज और जितने भी हार्डवेयर अपन ने पढ़े हैं वो सब उसके अंतर्गत आएंगे। इसका अपन बेसिक इंट्रोडक्शन करते हुए चलेंगे, जितने भी इनपुट डिवाइसेज हैं। उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेज लेंगे, बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। तीसरी जो इनपुट डिवाइस अपनी आती है वो है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक के बारे में मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं।
जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइसेज है जो जो अपने माउस और कीबोर्ड है उनकी तरह कंप्यूटर के अंदर इनपुट सिग्नल देने के काम आती है। जॉयस्टिक जो होता है वो एक लचीले कीपैड के लचीला जो बेस होता है उसके ऊपर लगाई हुई एक स्टिक होती है, और उस स्टिक के माध्यम से अपन इनपुट सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल करते हुए और जो डिजिटल डिवाइस है उसके अंदर अपन पारित करवाते हैं। तो ऐसी डिवाइस को जॉयस्टिक कहा जाता है जिसमें लचीला बेस होता है, और वो जो जॉयस्टिक होता है उसका जो हैंडल होता है, जो स्टिक होती है, उसको अपन दाएं बाएं आगे पीछे या कोई भी पोजीशन के अंदर अपन उसको घुमा के और जो सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल करके और उनको इनपुट करवा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको जॉयस्टिक कहा जाता है। जॉयस्टिक में आपने देखा होगा कि जॉयस्टिक का जो उपयोग है वो गेमिंग के अंदर, वीडियो गेमिंग के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है। वीडियो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है उसमें जॉयस्टिक का उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो आपका फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें पायलट जो हैं वो भी इसका जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर बहुत बार फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि राइट या लेफ्ट या ऊपर की तरफ जाना है तो इस तरह से जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ किया जाता है। इसके अलावा फ्लाइट को उड़ाने के लिए, सीखने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बिल्कुल वो फ्लाइट जैसा ही वातावरण दिया जाता है उसमें। और जब अपन सीखते हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर फ्लाइट उड़ाना, फ्लाइट उड़ाने की जो प्रशिक्षण दी जाती है वो भी, उसके अंदर भी जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है अलग अलग उसमें फेजेज के अंदर। तो जॉयस्टिक जो होता है वो बिल्कुल एक गाड़ी का जो गियर होता है बिल्कुल उसकी तरह होता है, तो वो किधर भी अपन उसको इधर से उधर है उसकी पोजीशन को अपन कर सकते हैं। तो जॉयस्टिक इस तरह से कुछ होता है, और इस तरह से एक स्टिक लगी हुई होती है और इस स्टिक को अपन इधर से उधर पोजीशन करके और उसमें इनपुट सिग्नल को अपन डिजिटल डिवाइस के अंदर पारित कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखना, जॉयस्टिक में एक स्टिक लगी हुई होती है जिसके माध्यम से इनपुट सिग्नल्स को कंट्रोल करते हुए कंप्यूटर में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, जॉयस्टिक का उपयोग वीडियो गेमिंग, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लाइट सिस्टम व फ्लाइट पायलट ट्रेनिंग वाले सॉफ्टवेयर में किया जाता है। इसकी जो बनावट है उसके लिए एक पॉइंट अपन लिख सकते हैं, ये सारी विशेषताएं हैं, विशेषताओं में बनावट भी आ जाएगी कि लचीले बेस के ऊपर एक वर्टिकल स्टिक लगी हुई होती है तो ये जॉयस्टिक के बारे में सामान्य जानकारी हुई। अपने को सामान्य जानकारी ही इनके बारे में रखनी है, ज़्यादा डीप अपने को नहीं जाना है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगली डिवाइस लेते हैं, लाइट पेन।
लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, और लाइट पेन के बारे में मैं आपको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लाइट पेन एक डिजिटल डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन के अंदर अगर अपने को कुछ लिखना है और जो लिखा है हमने उसको अगर हमें सॉफ्ट कॉपी के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। लाइट पेन एक स्क्रीन सेंसिंग डिवाइस है जो आसानी से स्क्रीन के ऊपर लिख सकती है, और जो हम लिखेंगे वो जिस जगह लिखेंगे वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको लाइट पेन कहा जाता है। तो इसमें लिखना है अपने को कुछ विशेषताएं लाइट पेन की। लाइट पेन एक स्क्रीन सेंसिटिव डिवाइस है। स्क्रीन सेंसिटिव डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर लिखकर लिखे हुए भाग को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो अपने को दिखाई देती है, जो वर्चुअल किसी भी फाइल की आप अगर मान सकते हो कॉपी दिखाई, तो लाइट पेन एक स्क्रीन सेंसिटिव डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर लिखकर लिखे हुए भाग को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ये लाइट पेन के बारे में सामान्य जानकारी है। लाइट पेन का उपयोग है वो डिजिटल सिग्नेचर में भी किया जाता था। ये दो बातें हैं वो लाइट पेन के लिए आप याद रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगली इनपुट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी जो इनपुट डिवाइस आती है वो है बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर के बारे में मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जो बार्स होते हैं उनको रीड करने के लिए किया जाता है, और बार्स का उपयोग किया जाता है अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बारकोड दिया हुआ होता है, उसको रीड करने के लिए एक बारकोड रीडर होता है। वो बारकोड रीडर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि एक प्रकाश स्रोत के माध्यम से जो ऑप्टिकल जो लाइट है वो उस बारकोड के ऊपर लगाई जाती है और वहाँ से रीड करके उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर ले जाई जाती है। उस डिवाइस को बारकोड रीडर कहा जाता है। बारकोड रीडर में अगर आप बारकोड्स की बात करें तो बारकोड्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इस तरह से अलग अलग लाइनें होती हैं और इस तरह से पतली और इस तरह से लाइनें होती हैं अलग अलग प्रकार की, जिनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो गहरी लाइनें होती हैं उसमें इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो सारी होती है वो गहरी लाइनों के अंदर पाई जाती है। इन्फॉर्मेशन में जैसे उस प्रोडक्ट के बारे में प्राइस हो गया और क्वालिटी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं। जो बारकोड रीडर होता है उसको एक ऑप्टिकल डिवाइस है। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ, और जब भी हम अपन उस बारकोड रीडर पे लगा हुआ बटन को प्रेस करते हैं और उसके जो बार कोड्स हैं उनके पास अपन ले जाते हैं तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है बारकोड जिस डिवाइस से कनेक्ट है उस डिवाइस के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि इसकी कितनी प्राइस है, इसकी जो MFG डेट है वो कब है, एक्सपायरी डेट कब है, जनरल जो बातें होती हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में वो सारी हैं वो कंप्यूटर के अंदर अपन बारकोड रीडर के माध्यम से उसको रीड करके ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता मैं आपको बताता हूँ, बारकोड रीडर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। जितनी भी डिवाइस है जिनके अंदर कोई ना कोई लाइट का स्रोत होता है, कोई ना कोई लाइट जलती है, वो ज़्यादातर ऑप्टिकल डिवाइसेज ही होती हैं।
जैसे आपने सीडी डीवीडी का जो रीडर होता है उसमें भी अपन देखते हैं कि जब सीडी और डीवीडी को पढ़ा जाता है तो कोई डीवीडी को जब रीड किया जाता है, रीडर है जब डीवीडी को रीड करता है तो नीली अपने को लाइट दिखाई देती है। सीडी को जब रीडर रीड करता है तो अपने को रेड लाइन दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है जिसमें भी कोई बत्ती जलती हुई अपने को नज़र आए वो हमेशा ऑप्टिकल डिवाइसेज होती हैं। एक ऑप्टिकल डिवाइस है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का जो उपयोग है वो कमर्शियल कामों के लिए ज़्यादा किया जाता है। कमर्शियल कार्यों में, वाणिज्यिक कार्यों में ज़्यादातर दुकानदार वगैरह हो गए, होलसेलर हो गए, ये इन और जो सुपरमार्केट के जो होते हैं जो ओनर, वो इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं। कमर्शियल कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोडक्ट्स की जो जानकारी है उसको कंप्यूटर में लाने के लिए इसका उपयोग अधिकाधिक किया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। बारकोड रीडर के बाद जो अगली डिवाइस आती है वो है माइक्रोफोन। माइक से बना है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के बारे में अगर जनरल इंट्रोडक्शन दे तो आजकल जो माइक्रोफोन का उपयोग है वो हर जगह किया जाने लगा है। कीबोर्ड के ऊपर भी एक माइक्रोफोन लगा हुआ होता है। और अपन अगर लिखने की बजाय अगर अपन ये चाहते हैं कि अपन सिर्फ उसमें बोल के ही अपना जो इनपुट सिग्नल है वो पहुंचा पाएँ तो वो भी अपन करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप देखते हैं। और जो कीबोर्ड होता है, जो अपने मोबाइल के अंदर भी जो कीबोर्ड आता है उसके ऊपर भी साइड में एक माइक लगा हुआ होता है। उस माइक को टैप करके अपन कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जब अपन गूगल सर्च करते हैं तो गूगल असिस्टेंट को बोलने के लिए कि कोई काम किया जाए या नहीं किया जाए उसके लिए भी वहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया हुआ होता है। और माइक्रोफोन के माध्यम से अपन अपनी साउंड उस तक पहुँचा करके इनपुट दे सकते हैं और मनचाहा कार्य है वो करवा सकते हैं। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन का उपयोग साउंड को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होके ही माइक्रोफोन का मुख्य उपयोग ये है कि किसी साउंड को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको डिजिटल डिवाइस में संचित करके रखा जाए। और बाद में जब इसका उपयोग किया जाता है तो एम्पलीफायर वगैरह इसके साथ जोड़ के और उस साउंड को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए, उस साउंड के सिग्नल को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का यूज करके अपन अलग अलग कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे माइक्रोफोन भी एक विशेष इनपुट डिवाइस है। जिसका उपयोग साउंड को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना, को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस में संचित करके रखा जाता है। माइक्रोफोन का जो उपयोग है आपने देखा होगा आजकल कीबोर्ड्स में, वर्चुअल कीबोर्ड्स में होता है। कीबोर्ड्स का मतलब यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड से है। व्हाट्सएप के ऊपर या मोबाइल के अंदर अपन देखते हैं वर्चुअल कीबोर्ड्स पाए जाते हैं। ऐसे ही अनाउंसमेंट या कमेंट्री में भी माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। मैं आपसे अभी जब रूबरू हो रहा हूँ तो वो भी माइक्रोफोन के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ।
एक माइक्रोफोन मेरे पास भी लगा हुआ है जो मेरी साउंड को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो ये कुछ माइक्रोफोन के उपयोग हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइस के तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ बेसिक इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपन अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। ऐसे तो खूब सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, लेकिन जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए एक टीचिंग लर्निंग के रूप में, तो सातवीं जो और आखिरी जो डिवाइस आती है अपनी आज की, वो है स्कैनर। तो स्कैनर एक बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है और आज के समय में स्कैनर और प्रिंटर है वो एक ही डिवाइस के अंदर आ गए हैं। स्कैनर क्या करता है कि किसी भी इमेज या किसी भी टेक्स्ट को, अगर कोई इमेज या टेक्स्ट आपके पास मौजूद है किसी पेपर पे, तो उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए, कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी चीज़ जाएगी तो उसको पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो स्कैनर क्या करता है, जितनी भी छवियाँ होती है, चाहे वो छवि प्रॉपर छवि है या फिर कोई टेक्स्ट है, चाहे कोई नंबर है, अल्फ़ाबेट है, सिंबल है, कुछ भी है, उसको स्कैनर क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके और कंप्यूटर में ले जाने का या किसी डिजिटल डिवाइस में ले जाने का कार्य स्कैनर करता है। आजकल स्कैनर और प्रिंटर दोनों एक ही डिवाइस है। उसमें आप स्कैन भी कर सकते हो, उसका स्कैनर का सॉफ्टवेयर आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, और प्रिंटिंग करना है तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है वो अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। पहले स्कैनर एक अलग डिवाइस थी और प्रिंटर अलग डिवाइस होती थी। तो स्कैनर में सिर्फ स्कैनिंग का कार्य किया जाता था, प्रिंट में केवल हार्ड कॉपी प्रिंट की जाती थी। लेकिन आज के समय में स्कैनर और प्रिंटर एक ही डिवाइस है, लेकिन इसको समझने के लिए अपन इसको स्कैनर को इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ले रहे हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी इमेज या छवि, जिसको बोलते हैं हिंदी में टेक्स्ट, सिंबल, न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस में संचित करने के लिए किया जाता है। आधुनिक समय में स्कैनर व प्रिंटर एक ही डिवाइस है। पर एक ही डिवाइस के लिए दो अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। स्कैनिंग व प्रिंटिंग दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्कैनर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी छवि को
इमेज को या टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस में लाने का कार्य है वो स्कैनर के थ्रू किया जाता है। स्कैनर और प्रिंटर आजकल एक ही होने लग गए हैं, और लेकिन इनके लिए अगर सॉफ्टवेयर है तो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एक स्कैनर सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा प्रिंटर सॉफ्टवेयर होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में अपन आउटपुट डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना आता है आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में किए गए एक्शन का, किए गए कमांड के एक्शन का प्रोसेसिंग के बाद परिणाम जिन डिवाइसेस के माध्यम से आता है उसको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। कंप्यूटर है वो बेसिक सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, इनपुट के बाद में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट आता है। तो इनपुट जो भी दिया जाता है वो अभी अपन पढ़ रहे थे, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से दे दिया। सीपीयू है वो प्रोसेसिंग कर लेता है, और जो मेमोरी होल्ड करवाता है वो रैम करवाता है। लेकिन जो आउटपुट निकल के आता है उस कमांड का, वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से अपने को शो होता है। उन्हीं को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर अपन सबसे पहले लेते हैं मॉनिटर, जो सबसे बेसिक आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले आता है मॉनिटर। सबसे जो बेसिक डिवाइस होती है वो मॉनिटर होती है। अपन ने कोई भी इनपुट सिग्नल दिया है, उसका परिणाम क्या रहा वो अपने को ज़रूर दिखाई देना चाहिए, तभी कंप्यूटर के माध्यम से अपन कोई काम है वो संचालित कर सकते हैं। तो वो जो परिणाम है बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से आता है, और जो आउटपुट अपने को शो करना होता है वो किसी स्क्रीन के ऊपर शो करना होता है, और वो स्क्रीन ही मॉनिटर कहलाती है। तो मॉनिटर के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। कंप्यूटर में किए गए एक्शन का परिणाम स्क्रीन या मॉनिटर के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग टाइप के जो मॉनिटर हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो मॉनिटर आता था वो था CRT मॉनिटर, बिल्कुल बेसिक मॉनिटर था। इसको कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाता है। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की फुल फॉर्म पहले से लिखी हुई है, कैथोड रे ट्यूब, जो एक ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर हुआ करता था।
उसके बाद में और भी बहुत सारे मॉनिटर आए थे, जैसे एलसीडी मॉनिटर। तो एलसीडी जो मॉनिटर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और जो मॉनिटर आए जैसे लेड मॉनिटर भी आया था। इस तरह से बहुत सारे मॉनिटर हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो अपना अगली आउटपुट डिवाइस आती है वो है प्रिंटर। तो मॉनिटर के ऊपर शो होने वाली सॉफ्ट कॉपी को पेपर पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो मॉनिटर पर जो शो होने वाली सॉफ्ट कॉपी को पेपर पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है कि प्रिंटर पर प्रिंट हुई कॉपी को हार्ड कॉपी कहा जाता है। तीसरी है प्रिंटर को कमांड देने वाला सॉफ्टवेयर अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। इससे पहले मॉनिटर आया था, मॉनिटर के सॉफ्टवेयर को अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने रोम के अंदर आपको बताया था, रीड ओनली मेमोरी जब मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रोम के अंदर जितने भी ये जैसे इनपुट डिवाइसेज में जैसे कीबोर्ड है, माउस है या मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस के अंदर, इनके जो सॉफ्टवेयर है वो इनबिल्ट रोम के अंदर आते हैं। उनके जो ड्राइवर हैं वो रोम के अंदर आते हैं। उनको आपको अगर अपडेट करना हो तो हम अपडेट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। बाकी अपने को अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रिंटर और स्कैनर में ऐसा नहीं है। प्रिंटर और स्कैनर है वो अलग अलग कंपनियों के आते हैं और इनकी वेराइटी अलग अलग होने की वजह से रोम के अंदर कंपनी है वो इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम है वो डाल के नहीं देती है। तो इस वजह से प्रिंटर को कमांड देने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रिंटर हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। बहुत से एग्जाम्पल हैं प्रिंटर के, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक डॉट्स की एक मैट्रिक्स तैयार करता है और उसके बाद में लिखा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ कोई भी अक्षर है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं तो बड़ा अक्षर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा
सोनू अगर मैं लिखता हूँ तो SONU इस तरह से आपको उसमें दिखाई देता है। हालांकि इतना बड़ा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल महीन दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, वो इस तरह से दिखाई देता है। डॉट्स के फॉर्मेट में ये डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो डॉट्स के साथ प्रिंटिंग करता है। डॉट्स के साथ अक्षरों को बनाता है, अल्फ़ाबेट्स को बनाता है, वर्ड्स को बनाता है। इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहा जाता है। इसके अलावा है डेजी व्हील प्रिंटर। ये दिखने में एक व्हील की तरह होता है और अलग अलग तरह के अल्फ़ाबेट वगैरह इस तरह से इसमें लिखे हुए होते हैं, कहीं A, कहीं B, C, D, इस तरह से 5, 4, 3 इस तरह से इसमें रहता है। इसको डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। ऐसे ही होता है लेज़र प्रिंटर। सबसे उत्कृष्ट जो प्रिंटिंग होती है वो लेज़र प्रिंटर की होती है। सबसे अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए लेज़र प्रिंटर है वो मशहूर है। और लेज़र प्रिंटर का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रिंट आता है वो बहुत ही साफ़ आता है और इसका जो प्रिंट जो आधारित होता है वो पिक्सल्स के ऊपर आधारित होता है। लेज़र प्रिंटर का प्रिंट पिक्सल के ऊपर आधारित है, पिक्सल्स के माध्यम से ये प्रिंट करता है, तो बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा है वो किसी भी इमेज की क्वालिटी होती है। तो लेज़र प्रिंटर इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि सबसे उत्कृष्ट प्रिंटर कौन सा है, तो लेज़र प्रिंटर है। सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग है वो यही करता है। ऐसे और भी प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और तीसरी अपनी जो आउटपुट डिवाइसेज आती है वो है स्पीकर। कॉमन जो डिवाइसेज हैं उनके बारे में ही अपन पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डीप में अपने को नहीं पढ़ना है। तो कंप्यूटर में दिए गए कमांड के आधार पर कंप्यूटर में दिए गए कमांड के आधार पर साउंड सुनने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में स्पीकर है वो सीपीयू में फिक्स किए हुए आते हैं। सीपीयू में फिक्स्ड रहते हैं। अलग से भी पेरीफेरल डिवाइस के रूप में भी स्पीकर को जोड़ा जा सकता है। स्पीकर जो आउटपुट डिवाइस है उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये इस स्पीकर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हुई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपनी डिवाइस जो आउटपुट डिवाइस है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बारे में मैं अगर आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूं
तो प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके अंदर से कोई लाइट वेव निकलती हो वो ऑप्टिकल डिवाइस ही होती है। और आपने देखा होगा कि जो प्रोजेक्टर होता है जब उसका प्रोजेक्शन किया जाता है तो वो लाइट के माध्यम से उसका प्रोजेक्शन है वो दिखाया जाता है। एक जो प्रोजेक्शन है वो दूर से और दीवार के ऊपर है वो लगाया जाता है। ऑडिटोरियम हुए, सिनेमा घर हुए, सिनेमा घर में मूवी दिखाने के लिए, ऑडिटोरियम में स्लाइड्स वगैरह दिखाने के लिए, छवि दिखाने के लिए, इमेज दिखाने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए है वो प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर भी एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर के बारे में कुछ विशेषताएं अपन लिख लेते हैं। एक ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसका उपयोग प्रोजेक्शन के माध्यम से इमेज, चलचित्र आदि दिखाने के लिए किया जाता है। दूसरा है ऑडिटोरियम व सिनेमा घरों में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। में अधिक उपयोग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और आज की जो अपनी आखिरी आउटपुट डिवाइस है उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं, जो कि है हेडफोन्स। पांचवा अपना आता है आखिरी डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, जो है हेडफोन्स। हेडफोन्स हेडफोन्स जो हैं वो बिल्कुल स्पीकर की तरह ही एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग है वो साउंड के आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कि कोई भी साउंड है उसको सुनने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है, वैसे ही किसी साउंड को सुनने के लिए, किसी साउंड के सिग्नल को सुनने के लिए है वो हेडफोन्स का उपयोग किया जाता है। दोनों सेम ही डिवाइस है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो स्पीकर होता है उसका जो एरिया होता है, जो सुनने का एरिया होता है वो ज़्यादा होता है और स्पीकर की जो आवाज़ है वो दूर दूर तक फैलती है। लेकिन हेडफोन्स की आवाज़ जो है वो उसी व्यक्ति तक सीमित रहती है जिसने उसको यूज़ किया हुआ है, जिसने उसको अपने कानों पर लगा रखा है, वही उसकी आवाज़ को सुन सकता है। बाकी कोई ख़ास डिफरेंस हेडफोन और स्पीकर में है नहीं। एज ए प्राइवेसी भी हेडफोन का उपयोग किया जाता है। तो हेडफोन्स है वो भी क्या करता है कि अपन ने अगर कोई सिग्नल अपने पास आया है तो साउंड का सिग्नल अगर अपने पास आ रहा है तो उसको सुनने के लिए हेडफोन का उपयोग किया जाता है। और साउंड के सिग्नल को सुनने के लिए कहने का मतलब स्पीकर का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन स्पीकर और जो अपना हेडफोन है इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि स्पीकर का जो सराउंडिंग एरिया है वो ज़्यादा होता है। स्पीकर है वो ज़्यादा दूर दूर तक अपने को, ज़्यादा दूर के भौगोलिक क्षेत्र में अपने को सुनाई देता है। लेकिन हेडफोन्स है वो प्राइवेट होता है और जिसने हेडफोन का यूज किया हुआ है सिर्फ उसको ही उसकी आवाज़ सुनाई देती है। बाकी हेडफोन के अंदर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो साउंड के सिग्नल को सुनने के लिए, के सिग्नल को प्राइवेटली सुनने के लिए
हेडफोन्स का उपयोग किया जाता है। तरह तरह के जो हेडफोन्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग रेंज में, अलग अलग क्वालिटी में। तो इस तरह से ये पांचवा जो अपना आउटपुट डिवाइसेज है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। IFPD का नाम आपने सुना होगा। IFPD भी एक आउटपुट डिवाइस है। एक स्क्रीन की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है, डिजिटल बोर्ड की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो राजकीय विद्यालय हैं उसके अंदर इसको, हर एक राजकीय विद्यालय के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनकी कक्षा, स्मार्ट कक्षाओं को संचालित करने के लिए उसके अंदर डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड भी उसके अंदर है, वो सम्मिलित होता है। तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी कक्षाएं संचालित हो सकती हैं। इसके अलावा तरह तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो वो भी अपन उस स्क्रीन के माध्यम से, IFPD एक स्क्रीन मॉनिटर है तो उसके माध्यम से वो भी सुनी जा सकती हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी की मन की बात है या दूसरी चीज़ें हैं। स्मार्ट क्लासेस, अगर कई बार टीचर हैं वो राजकीय विद्यालयों में अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति होने की वजह से जो बच्चे हैं उनकी क्लासें हैं वो बाधित नहीं हो, तो स्मार्ट क्लासेज में भी वीडियोस वगैरह हैं वो उनको दिखाए जाते हैं जिससे उनकी क्लासें हैं वो बाधित नहीं हो। तो IFPD भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जो एज ए मॉनिटर भी काम आती है, एज ए डिजिटल बोर्ड भी काम आती है और तरह तरह के कार्य, क्योंकि वो एक डिजिटल और स्मार्ट डिवाइस है तो तरह तरह के कार्य उसमें संपन्न होते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और कभी ना कभी आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको IFPD का उपयोग करना पड़ेगा। जब आप अरेंजमेंट क्लासेज लोगे तो IFPD आपको वहाँ पे यूज़ में लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में IFPD की फुल फॉर्म या IFPD से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो ये फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखनी है। जो अपनी 6th आती है वो है IFPD इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। IFPD की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर डिजिटल बोर्ड शामिल रहता है। इस स्क्रीन के माध्यम से डिजिटल बोर्ड वाला ऐप चला के अपन उस बोर्ड को भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वाईफाई की सुविधा रहती है। वाईफाई के अलावा इसमें इथरनेट चलाया जा सकता है। इंटरनेट की सुविधा तो आजकल हर डिवाइसेस में होती ही है। इसके अलावा इसको कंप्यूटर से, इसमें एक HDMI केबल की सुविधा भी होती है और HDMI केबल की मदद से इसको कंप्यूटर से भी कनेक्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर से जुड़ाव, इसके अलावा जो छोटी मोटी सुविधाएं होती हैं जैसे ब्लूटूथ है या स्क्रीन शेयर करने के लिए, कहने का मतलब है कि अगर आप मोबाइल की स्क्रीन है वो अगर उस IFPD में शेयर करना चाहो तो वो भी हो सकता है। IFPD को अगर आप अपनी डिजिटल डिवाइस में अगर शेयर करना चाहो तो वो भी उसके अंदर संभव है। तो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी उसमें मौजूद रहता है। तो ये कुछ जनरल विशेषताएं हैं जो IFPD की हैं और लगभग हर जो आज की आधुनिक जो कहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भरपूर ये IFPD होती है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो सिर्फ मॉनिटर का कार्य नहीं करके इसमें बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। डिजिटल बोर्ड है, वाईफाई, इथरनेट, इंटरनेट है, HDMI केबल की सहायता से कंप्यूटर से भी इसको जोड़ सकते हैं, ब्लूटूथ है, स्क्रीन शेयरिंग है। ये कुछ फीचर्स हैं वो IFPD के होते हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक राजकीय विद्यालय में इसको राजस्थान सरकार द्वारा वितरित किया गया है बच्चों को शिक्षण कार्य करवाने के लिए।
तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त, सरल और सही सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा कि ज़्यादा डीप भी आपको नहीं पढ़ना पड़े और बेसिक जो जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो भी आपको पता चल जाए। तो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने एक छोटी सी परिभाषा आपको दी थी। इंस्ट्रक्शन का सेट, निर्देशों का जो सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसके अलावा मैंने बताया था प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह है उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्राम या प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब इसके अपन टाइप देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो विशेष कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। विशेष कार्यों के लिए का मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर होंगे वो जो एक एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी वो सिर्फ एक ही तरह का कार्य करेगी, अलग अलग तरह के कार्य उसमें नहीं होंगे। उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। विशेष कार्यों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे MS वर्ड। तो MS वर्ड का जो उपयोग होता है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन। लेकिन MS वर्ड के अलावा पर देखें MS एक्सेल, तो MS एक्सेल का उपयोग है वो किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए नहीं हो सकता। उसका उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट का जो उपयोग होगा वो PPT बनाने के लिए किया जाता है, जो कि इन दोनों सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभव नहीं है। PPT बनाने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये आपने ज़रूर देखे होंगे, ये तीन जो MS ऑफिस के बेसिक सॉफ्टवेयर है वो मैंने आपके सामने लिखे हैं, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल देना चाहूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो वो हैं जैसे क्रोम ब्राउज़र। तो क्रोम ब्राउज़र को अपन देखें तो क्रोम ब्राउज़र का उपयोग ब्राउजिंग करने के लिए किया जाता है, साइट्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, अलग अलग सर्च इंजन्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो ये जो कार्य है वो और किसी सॉफ्टवेयर से संभव नहीं है, ब्राउज़र ही ये सारे कार्य करवाता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की गिनती में आएगा। ऐसे ही जीमेल को ईमेल प्राप्त करने के लिए जीमेल गूगल मेल की सेवा है। तो मेल जो प्राप्त करने के लिए, भेजने के लिए जो है वो जीमेल का उपयोग किया जाता है, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से तमाम बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। FB है, सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशली लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट होने के लिए FB का प्रयोग किया जाता है, ट्विटर है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। और अदर जितने भी एप्लीकेशन जितनी भी हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। जो किसी एक ही कार्य को कर रही हो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात अपन कर चुके हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन है वो कम पूछे जाते हैं। हालांकि अपनी जगह दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को शुरू करने के लिए कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य हैं उनको मेंटेन करने के लिए, बुनियादी कार्यों का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो कहाँ से आती है। डिस्प्ले कितनी होगी, कितने परसेंट पे जाएंगे तो वो ब्राइट दिखेगी, कितने परसेंट पे आएंगे तो वो कम दिखेगी, डेट टाइम वगैरह। जो डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है, या डेस्कटॉप के अंदर आप अलग अलग जो जैसे दिस पीसी है, दिस पीसी के अंदर गए अलग अलग प्रकार के मेमोरी पार्टीशन आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग ड्राइवर्स आपको दिखाई देते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट या कंट्रोल पैनल वगैरह जितने भी आइकन्स आपको दिखाई देते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से दिखाई देते हैं। और अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, सबसे जो बुनियादी कार्यों को करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य हैं, बुनियादी कार्य कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, इनको करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगर अपन मोबाइल की भी मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जब अपन मोबाइल को ऑन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है, अगर कोई एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी मोबाइल में, ज़्यादातर 99% एंड्रॉयड के ही जो सॉफ्टवेयर है वो चल रहे हैं मोबाइलों के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ आता है, जब भी अपन मोबाइल को ऑफ करके ऑन करते हैं तो लिखा हुआ आता है पावर्ड बाई एंड्रॉयड। तो पावर्ड बाई एंड्रॉयड का मतलब है कि उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है वो एंड्रॉयड का है, और एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते। कोई भी व्यक्ति मोबाइल की कंपनी खोल के और उसके अंदर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकता है, वो ओपन सोर्स है, वो बिल्कुल फ्री है। बस कुछ जो गूगल, क्योंकि एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है वो गूगल का है, तो गूगल के कुछ जो जैसे गूगल पे हुआ, गूगल का जो ब्राउज़र है वो हुआ, क्रोम हुआ, ये कुछ चीज़ें उसके अंदर डालनी पड़ती हैं। तो अलग अलग तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उपलब्ध है मार्केट में। तो मैंने जैसे ही एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की बात की है, तो आप जब देखते हो मोबाइल के अंदर जो टाइम लिखा हुआ आता है, ऊपर अपन जाके डेटा पे क्लिक करते हैं तो डेटा है वो एक्टिव हो जाता है, जो आपका इंटरनेट वाला डेटा है, वापस ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ब्लूटूथ पे क्लिक करते हैं तो ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, ऐसे ही वाईफाई को ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं तो वो सब एक्टिव हो जाते हैं। ये जो पूरी एक्टिविटी है, और इधर से उधर अपन जो भी निकालते हैं मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, इधर से उधर अपन विजिट करते हैं, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इंटरफेस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना उपयोगी है, सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो गया। जितने भी आइकन्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के वहीं मैपिंग हुए हुए होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन और सबसे बुनियादी सॉफ्टवेयर है। चाहे आपको लिखने में नहीं समझ में आया हो, लेकिन मैंने जो समझाया उससे आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि जितनी भी मॉनिटरिंग का काम है, जितना भी मैनेजमेंट का काम है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी कार्य हैं, वो सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल आपको दूंगा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह की भाषा के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आप ध्यान देना। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको लिखता हूँ। सबसे पहले है विंडोज़ के, MS विंडोज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, MS विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जैसे विंडोज 7, 8, 10, इनके सब के साथ विंडो नाम है वो जुड़ा हुआ है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इस तरह से इसको बोलेंगे अपन। ये एक हुआ। दूसरा उबंटू। उबंटू है वो लिनक्स है,
आजकल जो सरकारी जो विद्यालय हैं उनके अंदर जितने भी लैब लगाई जा रही हैं उनके अंदर उबंटू सॉफ्टवेयर है। वो इसलिए क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो सॉफ्टवेयर है वो उसके लाइसेंस के रुपए लगते हैं। और दोनों का जो इंटरफेस है वो सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उबंटू में और विंडोज़ में। जो काम आप विंडोज़ में कर सकते हो वो उबंटू में भी कर सकते हो। तो उबंटू है वो लिनक्स का ही वर्जन है। लिनक्स एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। तो दूसरा उदाहरण उबंटू का हुआ। तीसरा जो उदाहरण है वो मैकिन्टोश। मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल का है। और मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए है। ऐसे ही जो और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, विंडोज़ हो गया, उबंटू हो गया, मैकिन्टोश हो गया, फेडोरा। फेडोरा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से अगर मैं, ये तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वो हुए जो डेस्कटॉप के लिए हैं। इतने जो हैं वो डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए हैं, या फिर लैपटॉप। डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप का मतलब आप जानते ही हो। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप भी कहा जाता है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। फेडोरा हो गया। उसके बाद में अगर मैं कुछ मोबाइल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो एंड्रॉयड, अभी अभी मैंने बताया था। एंड्रॉयड के अलावा एप्पल का आता है iOS करके। ऐसे ही एक माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है सॉफ्टवेयर। तो ये जो है ये मोबाइल फ़ोन्स के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि आजकल के जो फ़ोन है वो स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन नहीं है। मोबाइल फ़ोन कुछ कार्य ही कर पाता था। तो ये जो है वो स्मार्टफोन के लिए, डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप मैंने आपको बताए, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर दरअसल होता क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा मैंने ज़रूर दी। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो सिस्टम की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। ये सिर्फ सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए होते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम की बुनियादी, या तो बुनियादी एक में अगर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेसिक का मतलब सरल नहीं होता कभी भी। बेसिक का मतलब है कि ये चीज़ नहीं होंगी तो काम ही नहीं चलेगा कंप्यूटर का, उसको बेसिक या बुनियादी कहा जाता है। सिस्टम की बुनियादी आवश्यकताओं को वह सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज में लिए जाते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है सिस्टम की बुनियादी आवश्यकताओं को व सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो बुनियादी आवश्यकताओं वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अपन ने देख लिया। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये मैंने लिख दिया था। और जो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, एनहेंस मतलब बढ़ाने के लिए, वह सिस्टम को बाहरी खतरों से बचाने के लिए, बाहरी खतरों से बचाने के लिए भी
जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग किया जाता है। ये 2 पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान में रखने हैं कि एक तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा और सिस्टम को बाहरी खतरों से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के तहत हम जो बात कर रहे हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। उसकी परिभाषा मैंने लिखवाई है आपको। तो जो परफॉर्मेंस एनहेंसर हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो आपने पढ़ा होगा डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, तो डिस्क क्लीनअप और डिस्क डीफ्रेगमेंटर ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, तो परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। डिस्क क्लीनअप का उपयोग किया जाता है जब किसी डिवाइस के अंदर जो कहने का मतलब ये है कि जब अपन कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो जब फाइल डाउनलोड होती है तो उसके साथ बहुत सारी सिस्टम फाइल्स भी आती हैं और मेमोरी को भर देती हैं। तो जब अपन डिस्क क्लीनअप के अंदर जाके कंप्यूटर मैनेजमेंट के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जब कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाते हैं तो डिस्क क्लीनअप नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। उसको जब अपन चलाते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा फाइलें आ रखी हैं उनका केवल डाउनलोडिंग और अपलोडिंग तक ही काम रहता है उन सिस्टम फाइल्स का। तो उसके बाद उनका कोई काम नहीं रह जाता है। अपन उनको डिलीट करना चाहें तो डिस्क क्लीनअप के माध्यम से वो उनको टिक करके हम अपन डिलीट कर सकते हैं। उससे आपका जो बेसिक डेटा है, मूल डेटा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आपकी जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो बढ़ जाती है। उसी को डिस्क क्लीनअप कहा जाता है कि डिस्क की जो अनावश्यक जो गार्बेज जो चीज़ें आई हुई हैं उसको हटाना ही डिस्क क्लीनअप कहलाता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर दूसरा है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर आपको सिर्फ इसको सुनना है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसका भी आप नोट्स बना सकते हो। डिस्क डीफ्रेगमेंटर है कि ये जितनी भी डिवाइसेज होती हैं, जो स्टोरेज डिवाइस है, उस स्टोरेज डिवाइस के अंदर एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो एक मैग्नेटिक डिवाइस है और मैग्नेटिक डिवाइस के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी डेटा है वो स्टोर होता है तो वो जो डेटा है वो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में डेटा के बीच, मान लो 1 2 3 4 5 को वहाँ पे स्टोर किया उस डिवाइस के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज में मान लो ये मैंने स्टोर किया, तो उसके अंदर छोटे छोटे गैप बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इसका नाम डिस्क डीफ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट का मतलब खांचे, छोटे छोटे खांचे बन जाते हैं, छोटे छोटे डब्बे बन जाते हैं, इनको फ्रेगमेंट कहा जाता है। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, इन फ्रेगमेंट को भरने का काम करता है। अगर यही चीज़ इस तरह से स्टोर है स्टोरेज के अंदर, यही अगर इस तरह से स्टोर हो जाए तो कितना स्पेस है वो कंप्यूटर का खाली हो जाएगा और कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। तो उसको डिस्क डीफ्रेगमेंटर है वो कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर इन फ्रेगमेंट को भरने का काम करता है, इन खांचों को भरने का काम करता है, उसको डिस्क डीफ्रेगमेंटर कहा जाता है, जिससे जो मेमोरी स्पेस है वो फ्री हो जाता है और कंप्यूटर की स्पीड है, प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ये दो जो सॉफ्टवेयर है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब जो परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी तो सारे ही हैं। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर आता है बाहरी खतरों से बचाने के लिए, दूसरी लाइन मैंने ये लिखी थी, बाहरी खतरों से बचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो बाहरी खतरों से बचाने के लिए सॉफ्टवेयर, आपने वायरस का नाम जरूर सुना होगा। जो नॉर्मल वायरस होता है जिससे बीमारियां फैलती है वो वायरस अलग है। कंप्यूटर में अगर वायरस की बात करें तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसको कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो उसको वायरस कहा जाता है। वायरस को फिक्स करने के लिए मार्केट में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है।
तो बाहरी खतरों से, वो भारी खतरा कौन सा हो गया? वो भारी खतरा हो गया वायरस। और इस वायरस के खतरे से कौन बचाता है? भारी खतरा हो गया, कहने का मतलब वायरस। और इससे बचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है वो है एंटीवायरस। और अलग अलग टाइप के एंटीवायरस हैं वो मौजूद हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ एंटीवायरसेस कौन कौन से मौजूद हैं मार्केट में। क्विक हील के अलावा एक आता है अवास्ट के अलावा मैकअफी करके एक सॉफ्टवेयर आता है। ऐसे ही नॉर्टन। तो ये जो नीचे मैंने लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए ऊपर लिख देता हूं। तो जो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है उनके नाम है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में मैं लिख देता हूं। क्योंकि ये कोई बहुत एडवांस चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है आज के आधुनिक युग में। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगभग सभी को इसका नॉलेज रहता है, क्योंकि सभी डिजिटल डिवाइसेस से लेस हैं आज के दिन। तो एंटीवायरस का अलग अलग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे कि क्विक हील के अलावा अपना अवास्ट, नॉर्टन, मैकअफी एटसेट्रा। इस तरह के जो एंटीवायरस हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें से किसी का भी उपयोग आप कर सकते हो। अवास्ट जो एंटीवायरस होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो फ्री में भी ये प्रोवाइड करवाता है। और ये भी नाम मात्र के शुल्क के अंदर आप एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको जो लाइसेंस की जो फीस होती है वो आपको सालाना, 6 माही या महीने, मंथली, उस हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो ये आज की क्लास थी। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके बारे में मैंने आपको बताया। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। सारी बेसिक चीज़ें ही हैं, कोई एडवांस चीज़ नहीं है। और जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो एक बार ज़रूर आपको ये लेंदी लग सकती है, लेकिन जब याद हो जाएंगी तो बड़ा आसान लगेगा। तो इनको आप पढ़ते रहें। और नूतन वर्ष 2025 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो नूतन वर्ष है वो अच्छी अच्छी नई नई सौगातें लेके आए। फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।